तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सॉलिड और हॉलो कोन के सेंटर ऑफ मास को डिराइव करने को बोला था, और फिर अपन उस पर डेरिवेशन सीखेंगे और फिर कुछ ट्रंकेटेड बॉडीज, ट्रंकेटेड मतलब रिमूव्ड पार्ट जिसमें होता है, उनके सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कितने लोगों से दोनों हो गए, कोई है क्या? कितने लोगों से दोनों हो गए? दोनों डेरिवेशंस हो गए। मुश्किल है वैसे दोनों होना। कितने लोगों से सॉलिड कोन का हो गया? सॉलिड कोन का थोड़ी मेहनत करने पे सॉलिड का हो जाता है। हाँ, सॉलिड का हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, सॉलिड का बहुत लोगों से हो गया, 1 2 3 4 5 6 सॉलिड का जिनके हो गए उनके नाम जो मुझे दिख रहे हैं वो ये सब के सब है। खुशी, प्रिंस, शैली, सोजल, विकास, अवधेश आदि। गुड। हॉलो का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना, वो सीखने का ही होता है ना। सॉलिड हो गया इसका मतलब आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था इंटीग्रेशन के थ्रू एलिमेंट मान के सॉल्व करना, अपन वो सीख गए, है ना। तो अपन एक एक करके वही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन सॉलिड कोन का ही डिराइव करेंगे, फिर हॉलो कोन का करेंगे, है ना। सॉलिड कोन, है ना, यूनिफॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है। मास m, रेडियस r, हाइट h। ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए मास डेंसिटी की बात करूं कि इसके लिए कौन सी मास डेंसिटी डिफाइन होगी, तो आप कहोगे इसके लिए वॉल्यूम वाली डिफाइन होगी, एंड वॉल्यूम विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी यहां से 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h। ये लिख के रख लिया आपने साइड में इसका डेंसिटी। अच्छा, इसके अंदर ना मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूं अभी, इन्वर्टेड। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट मानना आसान रह जाएगा, अपन वैसे ही मानेंगे, बस इसको इन्वर्टेड मान लेते हैं, है ना। सीधा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड मानना ही जरूरी है, सीधा मानोगे तो भी आ जाएगा। ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। सॉलिड कौन है तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। वाई एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा कोण सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और मुझे डिस्टेंस बेस से पूछी गई थी, तो मैं यहाँ वर्टेक्स से निकाल के उसको h में माइनस कर लूँ। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले सोचते हैं कि एलिमेंट क्या मानेंगे, तो मुझे समझ में आता है कि एलिमेंट अपन इसमें डिस्क मान सकते हैं। ये एक डिस्क है, कोन के अंदर काटोगे तो ये एक डिस्क है। ये मैं मान लेता हूं ये डिस्क यहां से y हाइट के ऊपर है, और इसकी थिकनेस dy है। इसकी थिकनेस क्या है? dy। मुझे इसकी रेडियस लिखनी पड़ेगी, तो देखना भैया ध्यान से, पूरे कोन की रेडियस कैपिटल R है और पूरे कोन की हाइट कैपिटल H है। तो मुझे ये स्मॉल r लिखना है, तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल से, या थीटा को अगर आप मान लो, मैं इस थीटा के हेल्प से लिख सकता हूँ कि टेन थीटा लिखा हुआ है, तो टेन थीटा को मैं r/h भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं कैपिटल R/y भी लिख सकता हूँ। तो यहां से जो रेडियस आ जाएगी ना, रेडियस दैट इज इक्वल टू r/h इंटू वाई। तो मैंने रेडियस को भी y के टर्म में लिख दिया, मैंने रेडियस को भी y के टर्म में लिख दिया। तो अपना एलिमेंट क्या है? डिस्क। एलिमेंट क्या माना है अपने? डिस्क। मास dm, रेडियस r, थिकनेस dr। ये डिस्क मानी है, दिस इज द एलिमेंट। तो अगर मैं इसका dm लिखूं, इसका मास क्या लिखूंगा, तो इट्स dm विल बी मास डेंसिटी इनटू इस डिस्क का वॉल्यूम। डिस्क का वॉल्यूम लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू dy।
है ना, दिस इज डीएम। वैल्यू रख दीजिए, रो की वैल्यू है 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई, स्मॉल आर की जगह मैं रख सकता हूँ वो आर बाई एच वाई, सो इट इज आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, दिस इज डीएम। अगर अपन इस डीएम के एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये बच रहा है अपना डीएम 3m अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी एच क्यूब, 3m अपॉन एच क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, दिस इज डीएम। अब अपने को अपना फॉर्मूला लिखना है ना, तो फॉर्मूला मेनली वाई एक्सिस के लॉन्ग ही लिख देंगे, बस सिंपल सा, उसमें वैल्यू रख के इंटीग्रेट करनी होती है, ये एच क्यूब है। तो अपना वाई सी एम कितना आएगा इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, वैल्यूज रख देंगे। डी एम की वैल्यू अपन को पता है, उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म बनेगी 3m अपॉन एच क्यूब वाई क्यूब डी वाई अपॉन नीचे m बनेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 3/h³ बाहर आएगा और y क्यूब का इंटीग्रेशन होगा y4 अपॉन 4 है, और लिमिट रखेंगे y की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से कैपिटल H तक y की लिमिट है ना, तो ये h4 अपॉन 4 बन जाएगा, तो ये सॉल्व होके आएगा 3h/4। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ये कहां से डिस्टेंस है, वर्टेक्स से, तो बेस से क्या आएगा h/4। अगर मैं मानूं कि ये सॉलिड कौन है, मैंने कैलकुलेट किया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3h/4 पे है, तो यहां कितना आएगा h/4, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां एक चीज समझिए, है ना, क्योंकि वो समझेंगे ना तो हॉलो वाले में गलती क्या होगी ये भी समझ में। देखिए, आपने एलिमेंट माना है डिस्क, ठीक है, डिस्क की रेडियस आपने मानी थी r और थिकनेस आपने ये मानी है dy, जबकि एक्चुअल में अगर आप सोच के देखो तो जब मैं ये dy थिकनेस यहां मार्क करूंगा ना, ये वाली थिकनेस, तो आपने सोच के देखो ये जो मास मैं दोनों साइड शेड कर रहा हूं, जो शेडेड मास है, आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है आपने वो मास नेग्लेक्ट कर दिया, ये बात सब लोग मानते हैं कि हमने वो ग्रीन वाला मास नेग्लेक्ट कर दिया, बोलो भाई, बहुत ही कम है वो, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर दिया, और हमने जो ये ब्लैक से जो मैं मास कलर कर रहा हूं डिस्क का, ये लिया है ना, और अच्छी बात है कि ऐसा कर सकते हैं, अच्छी बात क्या है कि ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस एलिमेंट में ना पूरे पे मास है, ये पूरी की पूरी प्लेट है, और ये dy बहुत ही कम है, ये तो एक dy बहुत कम है, और ये प्लेट पे पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ना इसका मास टेंडिंग टू 0 है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट एक्चुअली हुआ नहीं वो, है ना, वो अपने को डायग्राम में दिख रहा है, dy जितना छोटा होता जाएगा वो मास, पूरे मास, इस पूरे डिस्क का मास सोचो, पूरे डिस्क का मास, पूरे डिस्क में ये पूरा मास है पूरा, है ना, तो इस पूरे मास के टर्म में साइड का बहुत ही बारीक सा मास रह गया है, वो बहुत ही कम है। अगर मैं इस पूरे डिस्क की बात करूं कि पूरी डिस्क है हैवी लोहे की, तो इसके टर्म में बहुत पतली डिस्क के लिए ये मास बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कंप्लीट डिस्क, इसीलिए ये यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बात समझ में आ गई कि यहाँ हमने क्या नेग्लेक्ट किया था और वो क्यों सही था, इसलिए सही था क्योंकि पूरे, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो क्या होता है, व्हाट इज जीरो एंड व्हाट इज इंफिनिटी, तो मैं कह सकता हूं ना कि किसी के पास लाख रुपए हो और किसी के पास 1 रुपए हो, तो लाख रुपए के कंपैरिजन वाले में, एक के कंपैरिजन में 1 रुपए वाले के पास 0 है, और 1 रुपए वाले के कंपैरिजन में लाख रुपए वाले के पास इनफाइनाइट,
तो कंपैरिजन होता है कि बहुत ज्यादा और बहुत कम। वैसे ही पूरे डिस्क पे मास था तो उसके टर्म में वो साइड वाला मास जितना कम था कि उसको हटा सकते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ हॉलोकोन। हॉलोकोन में वो एलिमेंट जो आपने रिंग माना होगा, एक्चुअली में जब जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, वो रिंग मानना गलत है। जैसी रिंग आपने मानी होगी वैसी रिंग मानना गलत है। हॉलोकोन, है ना? तो हॉलोकोन में रिंग मानना क्यों गलत है, ये सोचिए। कि मान लो बेटा आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करा, उल्टा ही बना लेता हूं, है ना? ये एक हॉलोकोन है, इसमें मास सिर्फ सरफेस पे है। इसमें मास कहाँ है? सिर्फ सरफेस पे। इसमें मास सिर्फ सरफेस पे है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं जैसा कि पहले आपने सॉल्व किया कि एलिमेंट बिल्कुल ऐसा ही मान लेते हैं कि यहां से वाई डिस्टेंस पे एक रिंग मान ली dy थिकनेस की। इस रिंग के अंदर ना मास सिर्फ उसकी पेरिफेरी पे है। इस रिंग में मास कहां है? सिर्फ उसकी पेरिफेरी पे। सोच के देखो, ये आपने एक रिंग मानी है और इसमें मास सिर्फ इसी स्ट्रिप पे है। अगर मैं इसकी थिकनेस dy ले लूं, ये वाली, तो ये जो पार्ट आप हटा रहे हो ना, वो एक्चुअली पूरी स्ट्रिप पर से एक पार्ट हट जाएगा। इमेजिन करके देखो, पूरी स्ट्रिप पर से एक ठीक ठाक कंसिडरेबल मास हट जाएगा, क्योंकि यहां अंदर तो मास है ही नहीं। यहां मास सिर्फ है ही कहां? इस बाउंड्री पे। और आप इस बाउंड्री का ही हर जगह से इतना इतना सा पार्ट हटा दे रहे हो। हर जगह से आपने क्या किया, आपने जो एलिमेंट माना उसमें हर जगह से ये मास हट गया। ये बात समझ में आ रही है? तुम एक कंसिडरेबल मास हटा दे रहे हो। मानते हो सब लोग? फील करके देखो, अंतर क्या है कि वहां हर जगह मास था और यहां ये जो तुम ये पार्ट हटा रहे हो ना, ये पार्ट, ये उसकी सरफेस पे ही है और ये कंसिडरेबल मास है जिसको तुम हटा रहे हो। एक कंसिडरेबल मास को तुम हटा रहे हो क्योंकि पूरा मास ही कहाँ था? बाउंड्री पे। और तुमने बाउंड्री का एक हल्का सा हिस्सा काट के हटा दिया। हाँ, तो ये वो है कि 10 रुपए किसी के पास है, उसके टर्म में 1 रुपए वाला गरीब नहीं, है ना? इसीलिए ये एलिमेंट मानना सही नहीं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कैसा मानेंगे, ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें मास सरफेस पे ही है। अब तुम कहोगे सर हेमिस्फेयर वाले में तो ऐसा मान लिया था। याद करो हेमिस्फेयर वाले में एलिमेंट कैसा माना? आर रेडियस पे गए थे और डी आर थिकनेस का, डी थीटा थिकनेस का जो एलिमेंट माना था ना, ये एलिमेंट सरफेस के लॉन्ग था। याद करो, मैंने कोई मास नहीं छोड़ा था। ये एलिमेंट कहाँ था? सरफेस के लॉन्ग। जो थिकनेस ली थी वो सरफेस के लॉन्ग। और यहां मैं थिकनेस यहां भी ऐसी नहीं ले सकता था, ये थिकनेस मानना गलत था। मतलब अगर हेमिस्फेयर वाले में भी मैंने ये थिकनेस मानी होती, कि मैं यहां गया होता यहां से h हाइट पे और मैंने एक रिंग मानी होती हेमिस्फेयर में, हॉलो हेमिस्फेयर में, और मैंने ये थिकनेस मानी होती, तो ये थिकनेस मानना गलत था। वहां भी ये थिकनेस माननी चाहिए थी सरफेस के लॉन्ग। इसीलिए अपन ने वहां थिकनेस, याद हो तो आर डी थीटा माना, है ना? क्योंकि वो सरफेस पे ही मास है, तो अपन सरफेस वाले मास के टर्म में सरफेस के एक छोटे से मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए ये एलिमेंट मानना गलत है। फील आई हो तो अच्छी बात है, वरना ऐसा मान लो कि ऐसा नहीं मानते। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? अरे बोलो भाई, कि सरफेस के मास के टर्म में उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो बिल्कुल यहां भी वैसा ही करेंगे कि हम एलिमेंट कहाँ मानेंगे। बस हो गया समझ गया। एलिमेंट कहाँ मानेंगे? सरफेस के लो।
एलिमेंट कहाँ मानेंगे? सरफेस के अलोंग, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से एल डिस्टेंस पे जाता हूं, या इसको क्या मान लो, कुछ भी मान लो, जेड मान लो, नहीं एल ही मान लो, एल डिस्टेंस पे जाता हूं और ये एलिमेंट मानता हूं स्लैंट हाइट के अलोंग। मान रिंग ही रहा हूं, लेकिन एल स्लैंट हाइट पे जाके एक रिंग मान रहा हूं। है ये भी रिंग ही, एलिमेंट इज रिंग, है ना, लेकिन वो रिंग स्लैंट हाइट के अलोंग मानी है, ये थिकनेस नहीं मानी, है ना। तो स्लैंट हाइट पे जाके एक रिंग मान रहा है। अब वो चीज जो वहां हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो अब यहां नेग्लेक्ट नहीं होगी, स्लैंट हाइट के अलोंग एलिमेंट होगी। ये देखो, ये जो इसकी थिकनेस इसी के अलोंग थी ना, ये पूरी की पूरी थिकनेस में कवर कर रहा हूं। ये सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं स्लैंट हाइट के अलोंग डीएल मानता हूं, तो जो रिंग की एक्चुअल थिकनेस थी मैं उसी को कवर कर रहा हूं। बोलो भाई, अगर मैं स्लैंट हाइट के अलोंग एलिमेंट मानता हूं, तो मैं रिंग की एक्चुअल थिकनेस को कवर कर रहा हूं। तो बस अपना काम हो गया। ठीक है, बाकी कहानियां वापस वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन लो डेरिवेशन। कोन के लिए कौन सी मास डेंसिटी डिफाइन होगी? तो सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू होगी मास ऑफ द कोन अपॉन कर्व सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ कोन पे ही मास है, बेस पे मास नहीं है ना। कर्व सरफेस एरिया कोन का होता है पाई आर एल, है ना। रेडियस आर है, एल इज द स्लैंट हाइट। एल क्या है? स्लैंट हाइट, कैपिटल एल मान लो, है ना, स्लैंट हाइट। ठीक, ये रेडियस कैपिटल आर है और ये रेडियस स्मॉल आर है। वापस अगर मैं इसको थीटा मान लूं, तो क्या थीटा तो कांस्टेंट आएगा पूरे कोन के लिए, तो मैं कैपिटल आर स्मॉल आर की टर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा इस बार? ये डिस्टेंस पूरी की पूरी कैपिटल एल है, तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल is equal to small r upon small l. So radius is equal to r upon l into l. This is radius of the ring, है ना। तो अब अगर मैं उस रिंग का एरिया लिखूं, एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग का एरिया डी ए इज इक्वल टू, उसकी लेंथ कितनी? 2 पाई आर, और उसकी थिकनेस कितनी? dl। उसकी लेंथ कितनी? 2 पाई आर, उसकी थिकनेस कितनी? dl। ये आ रहा है अपना यहां से 2 पाई आर बाई एल इंटू एल इंटू डी एल। दिस इज डी ए, और मैं डी एम लिखूं तो डी एम विल बी सिग्मा इंटू डी ए। सो इट इज 2 पाई आर बाई एल इंटू एल डी एल इंटू डी एम। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? एम अपॉन पाई आर कैपिटल एल। पाई आर से पाई आर कैंसिल होता है, और यहां से बेटा डी एम की वैल्यू आती है 2m अपॉन एल स्क्वायर, 2m अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल डी एल। दिस इज डी एम। ठीक, और फॉर्मूले में रख दीजिए। तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। डी एम तो आपको पता चल गया है, 2m बाई एल स्क्वायर इंटू एल डी एल। वाई क्या होता था? इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, एलिमेंट रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा एल कॉस थीटा। क्या आएगा? एल कॉस थीटा। रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आता है, विच इज एल कॉस थीटा अपॉन, नीचे तो वो एम बन गया, एम से एम कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा अपना यहां से 2 cos थीटा अपॉन एल स्क्वायर,
वो है बेटा एल स्क्वायर डी एल। क्या लिखा हुआ है? एल स्क्वायर डी एल का इंटीग्रेशन वो बनेगा एल क्यूब बाई 3। तो ये अपना आंसर आ रहा है 2l cos थीटा बाई 3। ये अपना आंसर है 2l cos थीटा बाई 3। एंड व्हाट इज कैपिटल L cos थीटा? कैपिटल L cos थीटा इज h। h को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल L cos थीटा। तो जो अपना YCM आ गया इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, वो कितना आ गया बेटा? 2h बाई 3। ये कहां से है? फ्रॉम वर्टेक्स। तो बेस से कितना आएगा? h बाई 3, है ना? बेस से कितना आएगा? h बाई। तो ये दोनों डेरिवेशन है। कोई किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब एक चीज आप और डिराइव करके लाना, आज का होमवर्क है, वो आसान ही है। जैसा आपने डिस्क का उसका किया ना, सॉलिड वन का, वैसे ही हो जाएगा। आपके पास ना एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट है। ये क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। इसकी सिर्फ हाइट पता है और कुछ भी नहीं पता। यूनिफॉर्म है, मतलब कैसा ट्रायंगल है ये सब नहीं पता। आइसोसेलेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है। ढूंढ के लाना इसका सेंटर मास कितनी हाइट पे आएगा। HCM। बस एक ही चीज की कहानी है कि इसको ऐसी स्ट्रिप मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? एलिमेंट ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? स्ट्रिप है एलिमेंट, एलिमेंट इज स्ट्रिप, एलिमेंट इज स्ट्रिप। ऐसा एक वाई डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान सकते हैं या नहीं एलिमेंट? है ना? मान सकते हैं बिल्कुल। क्यों? वापस सोचे देखो, अंदर पूरा मास है, पूरी स्ट्रिप पे मास है, तो ऐसी स्ट्रिप मानी जा सकती है, ऐसी स्ट्रिप मानी जा सकती है। तो ऐसे ऐसी स्ट्रिप मानना और सॉल्व करना, होमवर्क में करना, भी रहने दो। ठीक है? एक तो ये सवाल अपने को होमवर्क में करना है, और दो क्वेश्चन में और दे रहा हूं। आंसर भी आप जानते हो, बेस से h बाई 3 आएगा, है ना? आप कुछ भी बेस की लेंथ मान लेना अपने हिसाब से, जो मन करे, है ना? सॉल्व करना, अंतिम में वो cos थीटा के टर्म में चेंज होके आ जाएगा। और दो और हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। एक ना ऐसा आर्क है, आर्क है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। मैंने अभी आर्क को ऐसा रख दिया है जानबूझ के आपके आसानी के लिए। ये आर्क, एक्स एक्सिस आर्क का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा और ये एंगल थीटा बाई 2 होगा। मानते हो सब लोग? ये आर्क है, मास m, रेडियस r, एंगल थीटा वाला, है ना? तो क्या सबको समझ में आ रहा है क्या कि अगर ये थीटा बाई 2 मतलब एक्स एक्सिस अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ मास को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मान लिया। तो ये ओरिजिन है। तो अपने को बताना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर, आर्क का सेंटर जिसको मैंने ओरिजिन मान लिया, है ना? वो निकालना है। और दूसरा, इसी की जगह आर्क ना होके एक सेक्टर है, मतलब सॉलिड बॉडी है,
इस पूरे पे मास है, वापस ये एंगल भी θ/2 है, ये एंगल भी θ/2 है, तो इसका भी मास m है, रेडियस r है, एंगल थीटा। सेम क्वेश्चन सोच के देखिए कि अगर मैं आर्क वाले आंसर में थीटा की जगह पाई रख दूंगा तो सेमी सर्कल बन जाएगा, और अगर मैं इस सेक्टर वाले में थीटा की जगह पाई रख दूंगा तो सेमी डिस्क बन जाएगी, है ना। तो ये दोनों भी आपको डिराइव करना है, बहुत ही आसान है। जैसे आपको मैंने उसका सिखाया था ना, सेमी रिंग और सेमी डिस्क का, वैसे ही करना है, बस उसमें लिमिट थीटा की चेंज करनी है। बस मैं आपको वो चीज की हिंट दे दे रहा हूँ। उसमें अपन ने थीटा की लिमिट 0 से पाई रखी थी, आपको याद हो तो। इसमें थीटा की लिमिट देखो क्या रखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे। तो इसमें थीटा यहाँ पे, अगर मैं इसको 0/9 मानूं, तो यहाँ थीटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो थीटा की लिमिट -π/2 से +π/2 आएगी। थीटा की लिमिट क्या आएगी, यहां से यहां तक -π/2 से +π/2। ये दोनों आपको डेराइव करके लाने हैं, ठीक है। आंसर आप चेक भी कर सकते हो कि आंसर आपका क्या आना चाहिए, आप उसमें थीटा की जगह पाई रखना, तो रिंग और डिस्क, सेमी डिस्क का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, तो ये होमवर्क है, आगे चलते हैं। अगले टाइप का एक सिस्टम सीखना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। ट्रंकेटेड का मतलब होता है कि उससे उसका एक पार्ट काट के बाहर निकाल दिया गया। ट्रंकेटेड का क्या क्या मतलब होता है कि उससे उसका एक पार्ट काट के बाहर निकाल दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए एक डिस्क है, इसके अंदर से एक डिस्क काट के निकाल ली गई है। ये पूरी डिस्क थी पहले, इसके अंदर से एक पार्ट काट के निकाल लिया गया है ना। ये इसका सेंटर है और ये नए डिस्क का सेंटर है ना। इसको मैं C1 मान रहा हूं, इसको मैं C2 मान रहा हूं, ठीक है। मास डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा यूनिफॉर्म। सिग्मा मास डेंसिटी की एक ऐसा डिस्क दे रखा है जिससे एक डिस्क ऐसे काट के निकाली हुई है। तो हमें बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और इसको मैं अभी एक्स एक्सिस मान ले रहा हूं, इसको मैं भी वाई एक्सिस मान ले रहा हूं। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा? बोलो भाई, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, पक्का। क्योंकि दाएं तरफ से मास काट दिया है तो सेंटर ऑफ मास बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इतना तो लॉजिक काम करता है ना। अच्छा, क्या इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके अंदर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कौन सी एक्सिस है? विच एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री? गुड, बताओ बताओ, बाकी लोग बताओ, कौन सी एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री? कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सीख रहे हो तुम, अच्छी बात। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। जो लोग क्लास में क्वेश्चंस करने के बाद घर पे जाके इसको खुद से डिराइव करके देख रहे होंगे, उनसे हो भी रहा होगा, उनको मजा भी आ रहा होगा, और जो ऐसा नहीं कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है ना। ऐसा ही होगा, क्योंकि चलो, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये से हमें पता है, तो यहाँ के अबाउट में बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे आएगा, और मैं लॉजिकली ये कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहीं इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है और दाईं तरफ से मैंने मास हटा दिया है, तो लेफ्ट वाला साइड थोड़ा हैवी हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट की तरफ होगा। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है ना, मास डेंसिटी सिग्मा, ठीक।
अच्छा, यहीं पे एक ट्रैप होता है इसके सवालों में, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक ट्रैप होता है बहुत बार, ये यहां भी आता है, नेक्स्ट चैप्टर में भी आता है। वो ट्रैप क्या होता है, क्वेश्चन के वर्ड्स दो टाइप के लिखे होते हैं। देखो, एक तो सेंटर ऑफ मास में ना मास की इंपॉर्टेंस नहीं होती, मास की टर्म आती नहीं। सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल पॉइंट, तो मास तो आना नहीं। बट कई बार ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आगे निकालेंगे तो उसमें मास आएगा। दो तरह की लैंग्वेज लिखी होती है। एक लैंग्वेज लिखी होती है कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m स्मॉलर डिस्क इज रिमूव्ड। क्या लिखा होता है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m स्मॉलर डिस्क इज रिमूव्ड। तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है इसका मास कुछ और होगा। बचा हुआ मास जो है ये मास कुछ और होगा, और वो कैसे निकालेंगे, तो मास डेंसिटी निकालेंगे m/πr², उसको फिर बचे हुए एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा हुआ मास मिलता है, पहली चीज। दूसरा, एक लिखा होता है कि the given system is a mass of mass m, it is a disk and from it a smaller disk is removed। मतलब इस given system का ही मास m दिया होता है। तो दोनों में एक चीज का अंतर है, बात समझ में आई क्या, कि पहले केस में एक m मास की पूरी डिस्क थी, उससे एक छोटी डिस्क काट के निकाली है। दूसरे केस में इस पूरे सिस्टम जो दिया हुआ है इसी का मास m है। इस चैप्टर में तो काम नहीं आएगा, बट अगले चैप्टर में फिर से ऐसी बॉडीज के लिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखते हैं, वहां पे इस चीज का ध्यान रखना। या कभी भी आप मास लिख रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि उन्होंने m किसका मास दिया है। बात समझ में आई, दोनों में अंतर। दो बातें हैं कि एक तो हमारे पास ये कहा जाएगा कि m मास से की डिस्क से एक छोटा सा मास काट के निकाल लिया, तो जो बाकी बचा शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसका मास m से कम आएगा। और दूसरा, एक डिस्क से एक छोटा पोर्शन काट के निकाल लिया है और जो बचा हुआ पार्ट है उसका मास m है ना। तो इसका मतलब उस केस में जो टोटल डिस्क का मास था वो m से ज्यादा था। ये बात समझ आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा मास m दिया हुआ है। बहुत अगर m कभी दिया हुआ तो, अरे बोलो भाई, ठीक है। बाकी उससे अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ मैंने आपको मास डेंसिटी की टर्म में दिया है जो कि कैंसिल हो जाती है, इस चैप्टर में तो मास आता नहीं। अब यहाँ पे एक थ्योरी सीखेंगे, मतलब एक नया ज्ञान प्राप्त करेंगे हम, कि दिस सिस्टम इज इक्वल टू this system plus this system। जहां की इसकी मास डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी मास डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अब तुम कहोगे सर मास नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मुझे भी पता ही नहीं हो सकता, है ना, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मैंने इसको ऐसा माना है आसान करने के लिए कि इस पूरी डिस्क के ऊपर अगर एक नेगेटिव मास वाली डिस्क ऐसे रख दी जाए तो ये प्लस एम और माइनस एम इतनी सी पार्ट में कैंसिल होकर गायब हो जाएंगे और हमें ये मिलेगा। बोलो भाई, मान लिया जस्ट कि इट कैन बी एज्यूम्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ a complete disk of mass plus sigma and a smaller disk of mass minus sigma। sigma is the mass density, area mass density। तो मैं इसको प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा से मिलके बना हुआ मान सकता हूं। मानते हो सब लोग, है ना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि मास निगेटिव होता है, नहीं, मैंने एक कंसेप्ट बताया है कि ऐसा सोच सकते हैं, सोचने का तरीका है कि वहां मास नहीं है, इसका मतलब पूरे मैप पर कह लें कि वहां का मास माइनस करना है। तो बस यही करेंगे। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं तो डिस्क ना, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके सेंटर पे। इसका मास मान लेता हूं कुछ m1 आएगा, निकाल सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, है ना, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर इस डिस्क की पूरे डिस्क की रेडियस r है, पूरे डिस्क की रेडियस अगर r है तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, r/2, 0 पे, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, r/2, 0 पे। और इसका मास कुछ m2 है,
तो तुम्हारे पास दो डिस्क हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के लिए सिग्मा पता है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता है। तो बेटा अपने को 2 पॉइंट मास सिस्टम मिल गया ना। क्या मिल गया? 2 पॉइंट मास सिस्टम। एक ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक C2 पॉइंट पे रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है r/2, 0। बस हो गया। अब देखो मैं m1 m2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। m1 लार्जर डिस्क का मास सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। m2 छोटी डिस्क का मास, छोटी डिस्क का सिग्मा कितना? माइनस सिग्मा, और उसकी रेडियस कितनी है? r/2। तो इसका मास मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा इंटू पाई r/2 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या लिख सकता हूँ? माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय, मैं दोनों के मास लिखती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? तो आप कहोगे XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज रख दीजिए। m1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट r/2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये टर्म तो 0 हो गई। अब ध्यान से देखोगे तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है बेटा माइनस r/8, और नीचे जो बच रहा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल करने के बाद ये बच रहा है 1 माइनस 1/4, that is 3/4. So it is minus r/8 upon 3/4, मतलब ये आ गया 4/3, so it is minus r/6। वही 2 पॉइंट मास सिस्टम तो है, बस दोनों मास क्या क्या मान लिए गए हैं, एक प्लस सिग्मा वाली डिस्क और एक माइनस सिग्मा वाली डिस्क। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रंकेटेड सिस्टम। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को? क्या किया है समझ में आया? m1 m2 का सम मानना है ना। मैंने मान लिया कि ये सिस्टम इनका कॉम्बिनेशन। ठीक, लिखो फटाफट। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इस बार ना स्फेयर है। इसकी डिस्टेंस यहां से r/2 है, और इसकी रेडियस ऑफ कैविटी वो है r/4। कैविटी की रेडियस कितनी है? r/4। ठीक है, तो आपसे है कि इनसाइड अ solid sphere, inside a uniform solid sphere, a cavity of
इनमें से पहली किस प्रकार की दवा होती है? उच्च रक्तदाब होगी, तीसरा एक कैविटी ऑफ radius r/4 is cut as given। तो आपसे पूछा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सिस्टम सिस्टम। 3 मिनट टाइम है, सॉल्व कीजिए, है ना। आर रेडियस का स्फेयर है, एक्चुअल में पूरा स्फेयर है। स्फेयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। कैविटी का सेंटर r/2 पे है y एक्सिस पे, और कैविटी की रेडियस r/4 है। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऑब्वियस सी बात है x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, तो आपको y कोऑर्डिनेट ही बताना है। बताइए, 3 मिनट का टाइम है अभी से, सबको करना है। एक तो सबसे पहले ये समझ आना चाहिए r/126 दो लोगों का है वैसे। चलो ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, अब तुम सॉल्व मत करो। एक तो इसके लिए रो डिफाइन होगा, है ना, यूनिफॉर्म है, इसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होगी, है ना। चलिए, बहुत सारे लोगों का 126 वाला है, शायद वही सही भी है ना। इतने लोग गलती नहीं करेंगे, मुझे कोई उम्मीद है आप लोगों पे। तो रो डिफाइन होगा, है ना। तो वापस वही कहानी है अपने पास, तो कि मैं मान सकता हूं कि दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट स्फेयर प्लस यहां रखा हुआ है एक छोटा स्फेयर, जो उसका सेंटर कितनी दूरी पे है, r/2 डिस्टेंस पे, और इसकी रेडियस r/4 है। इन दोनों का सम है, और इसका सेंटर 0,0 पे है, इसकी रेडियस r है। हाँ, डेंसिटी इसकी मानेंगे प्लस रो, और इसकी मानेंगे माइनस रो। रो है भैया वॉल्यूम, है ना। मासेस लिख लो, इसका मास m1, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका मास इक्वल टू डेंसिटी माइनस रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। मतलब इसको मैं अगर m लिखता हूं लिखने को, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस m/64। अगर मैं एक को m लिखता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस m/64। सही लिखा ना? हाँ, माइनस m/64। बस अपना काम तो हो गया। अपना काम क्या है, YCM आएगा। YCM इज m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज रख दीजिए। ये तो 0 हो गया पहला वाला। दूसरा वाला m2, उसका मास मान रहा हूँ माइनस m/64। आप रो के टर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस m/64 इंटू उसका y कोऑर्डिनेट r/2 है ना, अपॉन नीचे m1 माइनस m2, सो इट इज m माइनस m/64। ये बन रहा है आंसर। तो m तो कैंसिल हो रहा है, तो ये बच रहा है माइनस r/128 अपॉन 63/64, और 64 टू टाइम्स में कैंसिल होता है, सो इट इज माइनस r/126। ना, इसको आप रो की टर्म में भी लिख सकते थे, मुझे m की टर्म में लिख के सॉल्व करना सिंपल लगा, तो मैंने इसको मान लिया कि ये m है, तो ये माइनस m/64 है, मान लिया, क्योंकि m तो कैंसिल होना था, तो मुझे पता ही है। तो आंसर इज माइनस r/126। तो काफी लोगों ने सही बताया था। पहला सही आंसर जिसने बताया था वो था सोजल,
फिर सृष्टि का सही था, प्रखर का सही था, लिवांत का सही था, आदि का सही था। इतने लोगों ने सही आंसर बताया था, बहुत अच्छी बात। जिनसे गलती हुई होगी मुझे पूरी उम्मीद है, कुछ लोगों ने इसमें सिग्मा इंटू 4πr² किया होगा, कुछ ने सिग्मा इंटू πr² किया होगा, कुछ ने इसको डिस्क मान लिया होगा। मतलब मास डेंसिटी की मिस्टेक हुई होगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं हुई। ठीक कह रहा हूं ना मैं? सिग्मा से किया होगा मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, चलिए आंसर लिख लीजिए, खुद से बाद में सॉल्व कीजिए। तो अपना चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन फिनिश होता है। अब आते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पोर्शन, है ना? तो फर्स्ट पोर्शन क्या था अपना? कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकंड पोर्शन इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप सब लोगों को मैं सेंटर ऑफ मास कहां आता है ये निकालना तो सिखा चुका हूं कि भाई आरसीएम कैसे लिखते हैं। आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 plus m2r2 and so on upon m1 plus m2। दिस इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आर वेक्टर। सोच के देखो, अगर मैं dr अपॉन dt करता हूं तो ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो उस तरफ भी डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा m1 dr1 अपॉन dt इज v1, dr2 upon dt is v2 and so on m1 plus m2 plus m3. This is velocity of center of mass. So velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 plus m3। और याद रखना वेक्टर फॉर्म के साथ है ना? सारे वेलोसिटीज वेक्टर के साथ लिखी हुई है, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 upon m1 plus m2 plus m3। और मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। m1 a1 बहुत जिन जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, मान लो 10 करोड़ पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, तो 10 के लिए m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके लिए m1 इंटू उसका एक्सेलरेशन लिखेंगे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मतलब जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सबकी मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टोटल मास। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सबके मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टोटल मास। ये इसलिए सो दिस इज फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी नोट कीजिए, अभी इसमें और काम की बातें बताऊंगा। जल्दी नोट कीजिए। अब देखो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये क्या कितनी शानदार बात लिखी हुई है, और इसीलिए मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ मास कितनी जबरदस्त चीज होती है। देखो आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को जब कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने में कोई बहादुरी नहीं है, है ना? सारे पार्टिकल के एमवी दिए होते हैं, वीसीएम निकालना कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, इसका मतलब समझाना है। इसको आपने लिखा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन अपॉन नीचे जो लिखा हुआ है ना m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के सारे पार्टिकल्स का टोटल मास, है ना? इसको मैं लिख सकता हूं टोटल मास ऑफ द सिस्टम, चाहे वो बॉडी हो रिजिड या पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन हो, तो उनका टोटल मास इनटू उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। तो पता है राइट साइड ये चीज क्या लिखी हुई है? राइट साइड ये चीज क्या लिखी हुई है? पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम। क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम। और मोमेंटम एक पार्टिकल का नहीं, एक सिस्टम का।
सोच के देखो, अभी तक तुम्हें सिर्फ एक पार्टिकल का मोमेंटम लिखना आता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब तक अपन क्या स्टडी किया करते थे? पार्टिकल डायनामिक्स। क्या स्टडी कर रहे थे? पार्टिकल डायनामिक्स। तो अपने फोर्स, मोमेंटम जो भी लिखा है वो सब पार्टिकल्स के लिए लिखा है। अपन माना है कि पूरी बॉडी एक ही वेलोसिटी से चल रही है। जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है ना सिस्टम के पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो मुझसे अगर कहा जाए कि सिस्टम का नेट मोमेंटम कैसे लिखोगे, तुम कहोगे सर सिस्टम जितने पार्टिकल से बना हुआ है उन सारे के मोमेंटम का सम। सोच के देखो ना, मैं कहूँ एक सिस्टम में 20 पार्टिकल हैं और 20 का मोमेंटम डिफरेंट है, तो मैं कहूँ बताओ सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर 20 के मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, 20 का मोमेंटम लिख के ऐड कर देंगे, है ना। और तमीज की बात यह है कि दिस इज इक्वल टू, अगर मैं पार्टिकल का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे मान लूं, तो this momentum can be written as mass of the body assumed at its center of mass into velocity of center of mass. इसको क्या लिखा जा सकता है? मास ऑफ द टोटल बॉडी assumed at center of mass, और मान लिया कि वो VCM से जा रहा है। मतलब अपने पास ऐसी कोई भी बॉडी हो, है ना, जो कैसे भी चल रही हो, कैसे भी, है ना, ऐसे हो सकता है चल भी रही हो सकता है ऐसा घूम भी रही हो, है ना, कैसी भी बॉडी का सिस्टम हो सकता है ना, कुछ भी इसकी रैंडम मोशन हो सकती है, कैसी भी। और मैं इसके ऊपर कह रहा हूँ कि बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, रैंडम मान रहा हूँ। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, कहीं भी कुछ भी हो सकती है ना, कुछ पार्टिकल्स की। तो मैं कहूंगा मुझे अगर इसका टोटल मोमेंटम लिखना है ना, तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा कि इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान लूंगा, और मैं उससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस पार्टिकल की पूरी मोशन को। मतलब अगर मैं m इंटू VCM लिखूंगा तो वो इस पूरे पार्टिकल के मोमेंटम का सम है। दिस इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं पूरे बॉडी के सेंटर के मोमेंटम को लिखना चाहता हूँ, तो पूरे बॉडी के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे मानते हुए मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वांटिटी क्या देती है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या देती है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सोच के देखो VCM निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपने अगर मास ऑफ द सिस्टम को VCM से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या पता चल जाएगा कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है। क्या पता चल जाएगा? सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है। बात समझ में आती है? जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 एंड सो ऑन अपॉन m1 plus m2। तो टोटल मास एक तरफ आ गया इनटू VCM। मतलब जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, मैंने कहा था ना सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर पूरे बॉडी के लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम से, कि मैं बॉडी का मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं, है ना। ठीक ऐसे ही ये बॉडी कैसी भी घूम रही हो, चल रही हो, कैसी भी हो रही हो, हर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो डिफरेंट डिफरेंट है। बॉडी नॉन रिजिड भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि रिजिड बॉडी हो सकता है बॉडी के पार्टिकल आसपास, पास और दूर जा रहे हो, तो भी ये चीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी वो उस इंस्टेंट पे पूरी बॉडी के मोमेंट है। कैसा भी हो, अपने को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पता है। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचूं, ध्यान से सुनना, तो ये क्या लिखा मैंने? m1 a1, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन
प्लस m2 प्लस m3 एंड सो। वापस मास को एक तरफ ले जाओ, तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, बेटा मुझे क्या दिख रहा है ना कि m1a1 होगा पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स। m1a1 क्या होगा? पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स। न्यूटन्स लॉ यही कहता है, किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m1a1 है पार्टिकल 1 पे लगने वाले सारे फोर्स का सम। इसको मैं F2 लिख सकता हूँ, इसको मैं F3 लिख सकता हूँ, इसको मैं F4 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। ये क्या लिख दिया मैंने? सिस्टम के जो जितने भी पार्टिकल थे उन पे लगने वाले सारे फोर्स का सम। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम पे लगने वाले जितने भी पार्टिकल थे उन पे जो जो भी फोर्स लग रहे थे उन सारे फोर्स का सम। तो ये क्या बन जाएगा? नेट फोर्स। ये क्या बन जाएगा? नेट फोर्स। तो ये हो गया सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्सेस का सम, है ना? तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो कि किसी सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्स is equal to mass of the body into acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. और बताता हूँ एक बहुत ही शानदार बात। जब आपने इन सारे पार्टिकल्स को सिस्टम में मान लिया तो इसमें से कुछ फोर्सेस इंटरनल हो गए होंगे और कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल हो गए होंगे। तो ये हो गया सिग्मा सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस प्लस सिग्मा सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। मानते हो क्या? भाई मैंने क्या कहा कि 1 पे जो जो फोर्स लग रहे थे सब लिख लिए, 2 पे जो जो फोर्स लग रहे थे सब लिख लिए, ऐसे करके जिन पार्टिकल पे जो जो फोर्स लग रहे थे सबका सम लिख दिया। अब जब मैं सारे पार्टिकल को एक सिस्टम मानूंगा तो इसमें से कुछ फोर्सेस ऐसे भी होंगे जो सिस्टम के इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। तो ये नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है। तो मैंने इस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से? जो सिस्टम के इंटरनल होंगे और जो सिस्टम के एक्सटर्नल होंगे। और आप ऑलरेडी एक बात जानते हो कि इसका सम तो 0 होता है, क्योंकि अगर मान लो पार्टिकल 1 2 पे फोर्स लगा रहा होगा तो 2 भी 1 पे फोर्स लगा रहा होगा। अगर 1 3 पे फोर्स लगा रहा होगा तो 3 भी 1 पे फोर्स लगा। तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स को एक सिस्टम मानूं तो इनके इंटरनल फोर्स का सम 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूं किसी भी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम होता है वो होता है मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये न्यूटन्स लॉ की वो फॉर्म है जिसको मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिख दिया। दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स का सम है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मैं अगर एक सिस्टम के नेट फोर्स अपॉन मास करूं कि सिस्टम पे नेट फोर्स अपॉन मास क्या आएगा, तो आएगा उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। वो किसी बॉडी का नहीं आएगा, वो मतलब बॉडी का नहीं आएगा, वो एक पार्टिकल का नहीं आएगा, वो किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास। किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आई क्या? अभी तक जो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तक सीखते थे उसमें अपन मानते थे कि सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है। क्या मानते थे? सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है। तो देखो वो भी यही आ जाएगा, सबका ए अगर सेम आएगा ना, सोच के देखो, सबका ए अगर सेम आएगा तो ए कॉमन आ जाएगा, है ना? तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी एम ए के इक्वल होगा। भाई सब सेम ही एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी वही होगा। सब सेम ही वेलोसिटी से जा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही होगी। लेकिन अगर सब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, सब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से जा रहे हो, तो जो पूरे बॉडी पे, मतलब बॉडी मतलब पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, या पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स आएगा एक्सटर्नल फोर्स, वो आएगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर मैं ये कह दूं कि एक बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। इसी कहानी को लेकर अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ये मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ आज का लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।